नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। आज का वीडियो चकबंदी से संबंधित है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने चकबंदी के बारे में मांग की थी कि आप चकबंदी के बारे में वीडियो बनाएं और अभी चकबंदी कहां पर होने वाली है और कैसे चकबंदी होगी यह भी जानकारी दें। मेन वह बिजनौर जिले के लिए जानना चाहते थे, बिजनौर से वो हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए चकबंदी पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की हेल्पफुल कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यह वीडियो चकबंदी से संबंधित है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चकबंदी क्या है और ये कब शुरू हुई। तो देखिए, आज़ादी के बाद में उत्तर प्रदेश में पहली बार सन 1954 में मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील में और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मुसाफिर खाना तहसील में 1954 में चकबंदी का पहला परीक्षण हुआ कि चकबंदी होगी तो कैसे होगी और क्या क्या किया जाएगा। तो वह परीक्षण जब सफल रहा तो 1958 में इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया और 1958 से चकबंदी की प्रक्रिया निरंतर कहीं ना कहीं प्रदेश में चल रही है, जिसमें अभी जो चकबंदी की नया शासनादेश चकबंदी के लिए आया है वो उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में चकबंदी होनी है, जिसमें यह चकबंदी खास है उस समय की चकबंदी से। पहले जो काम होता था वो सारा मैनुअल तरीके से होता था और जो नपाई जोखाई होती थी वो जरी और कड़ी ये सबसे नाप जोख करके कागज़ पर लिख करके चकबंदी की प्रक्रिया की जाती थी और जिसमें काफ़ी धांधली भी हो जाती थी। पहले के ज़माने में किसान पढ़े लिखे कम होते थे या उनको टेक्निकल जानकारी कम होती थी। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस क्षेत्र में जानकारी नहीं है, बहुत लोगों को नहीं होती है, या उनके गांव में चकबंदी हो रही है, वो कहीं बाहर रहते हैं, यहाँ पर किसी ने अपने नाम से ज़मीन करा ली या मालियत बदलवा दी या कुछ भी घालमेल करा लिया। इस तरीके का काम काफ़ी होता था और हो जाता था। तो उन सब चीज़ों की शिकायतें भी काफ़ी सरकार में आ रही थी, काफ़ी मामले भी इस प्रक्रिया के चल रहे थे। तो अभी सरकार ने नया आदेश दिया है कि जो अब चकबंदी होगी वो पूरी हाईटेक तरीके से होगी। और मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, ज़मीन का आधार कार्ड करके वीडियो का टाइटल है, आप भू आधार वह वीडियो भी देख सकते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत जो अभी चकबंदी होगी वह पूरी हाईटेक सिस्टम से होगी और उसके लिए टेंडर भी निकाले गए हैं। कुछ कंपनियों को आमंत्रित किया गया है कि आप आकर के यहाँ इस तरीके से ये काम है आप कर सकते हैं। तो अभी जो चकबंदी होगी वो पूरा ड्रोन के माध्यम से होगी और पूरा डिजिटल तरीके से होगी। सॉफ्टवेयर में सारा डाटा फीडिंग किया जाएगा और सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारा कुछ काम यहाँ पर होने वाला है। तो चकबंदी में जो होने वाली गड़बड़ियाँ थी उनमें अब गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। तो यह एक अपडेट चकबंदी को लेकर के है और मैं आपको बता देता हूँ कि चकबंदी की मेन ज़रूरत क्यों पड़ती है और चकबंदी कैसे कराई जाती है और चकबंदी से होने वाले लाभ क्या हैं, इन पर भी आगे बात करेंगे हम। देखिए, चकबंदी की ज़रूरत पड़ती क्यों है। जो ग्रामीण क्षेत्र हमारा है, ग्रामीण परिवेश है, जहाँ पर अधिकतर लोग किसान हैं या जो खेती वाली ज़मीनें हैं वह अधिकतर गाँव में ही है। शहर में तो खेती की ज़मीनें हैं नहीं, ना बची हैं, कहीं पर भी थी अगल बगल। तो गाँव में जो परिवार होते हैं वो परिवार लगातार बढ़ते हैं। परिवार शहरों में भी बढ़ते हैं, लेकिन जब गांव में परिवार बढ़ता है तो एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं, फिर उनके 2 बेटे हुए, 4 बेटे हुए, 6 बेटे हुए, ऐसे ऐसे ज़मीन सब में बढ़ती रहती है। पारिवारिक बंटवारा होता रहता है जिसमें खेती वाली ज़मीनें हैं, बाग हैं, खलिहान हैं, जो भी है सारी तरीके की ज़मीनें वहाँ पर बढ़ती रहती हैं और वह बढ़ते बढ़ते ज़मीनों का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम हो जाता है, टुकड़े टुकड़े ज़मीन हो जाता है। मान लीजिए एक जगह पर एक खेत है, उसके 10 टुकड़े हो गए, दूसरी जगह पर एक खेत है उसके 10 टुकड़े हो गए, तीसरी जगह पर खेत है उसके 10 टुकड़े हो गए। तो वो छोटे छोटे टुकड़े जब हो जाते हैं तो जमीन में खेती करना और वहाँ पर काम करना काफ़ी मुश्किल होता है और हाईटेक तरीके से वहाँ पर खेती भी नहीं हो सकती है। ट्रैक्टर वगैरह चलाना या बड़ी मशीनें चलाना, उन सब चीज़ों की समस्याएं होने लगती हैं। तो इसलिए चकबंदी की जाती है और चकबंदी करते समय यह ध्यान दिया जाता है या ध्यान रखा जाता है कि जो अधिक से अधिक आपका हिस्सा है, जो अधिक से अधिक आपकी ज़मीन का हिस्सा है वह एक जगह पर एकत्र
करके आपको दे दिया जाए, आपके ज़मीन की मालियत के हिसाब से, और आपकी ज़मीन का जो क्षेत्रफल है उसका जो एक ऐसा अनुपात निकाला जाता है जिसमें वो फिट बैठ जाए, आपकी ज़मीन की मालियत भी कम ना हो या फिर आपकी ज़मीन कम ज़्यादा ना हो। इस तरीके से एक अनुपात निकाला जाता है चकबंदी समिति के द्वारा, और जो चकबंदी के अधिकारी होते हैं, लेखपाल होते हैं, उन सभी की सर्वसम्मति से एक इस तरीके का अनुपात निकाला जाता है, जिस अनुपात से सारे गांवों में नए चकों का सृजन होता है, यानी कि नए चक बनाए जाते हैं। पुराने चकों की जगह पर, पुराने खेतों की जगह पर नए खेतों का निर्माण होता है। तो उसमें जो खेत बनते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं, और बड़े बड़े खेत होते हैं जिस व्यक्ति का जितना हिस्सा होता है उसको कोशिश की जाती है एक जगह, दो जगह या अधिकतम 3 जगह इस तरीके से दे दी जाए ग्राम सभा के अंदर, कहीं पर एक जगह पर, जिससे उनको खेती करने में आसानी हो जाए और मेड़ों में, नालियों में जो ज़मीन वेस्टेज जाती है वह ज़मीन भी बच जाए। उसके साथ साथ में कुछ ज़मीन की कटौती भी होती है। जो बड़े किसान होते हैं अक्सर उनकी ज़मीनों में से कुछ कटौती भी की जाती है, जिससे कि क्या होता है, ग्राम सभा में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मान लीजिए खेल के मैदान छोड़ना है, स्कूल बनाने के लिए ज़मीन छोड़ना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या तमाम सरकारी योजनाएं होती हैं जिनके लिए भी ग्राम सभा में ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सभी के लिए ज़मीन छोड़ी जाती है। शमशान घाट है, चारागाह है, और कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए भी ज़मीन छोड़ी जाती है। और जो पुरानी ज़मीनें सरकारी होती हैं उन पर अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो वह भी कब्जा मुक्त ज़मीनें कराई जाती हैं। तो यह कुछ चीज़ें थीं जो चकबंदी होने से आप पर जिनका प्रभाव सीधे तौर पर पड़ता है। और जो चकबंदी की बात करें, अभी चकबंदी जो होनी है, उत्तर प्रदेश के 29 जिलों के 137 गांवों में चकबंदी होनी है, जिनमें कि पहले चरण की चकबंदी जो होगी वह 15 जिलों के 51 गांवों में चकबंदी होनी है, और दूसरे चक्र की जो चकबंदी होनी है वह 20 जिलों के 86 गांवों में दूसरे चक्र की चकबंदी होगी। तो चकबंदी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब की बार की चकबंदी जो होनी है वह चकबंदी पूरी तरीके से हाईटेक और डिजिटल चकबंदी होगी, जिसमें किसी भी तरीके का कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड का गुंजाइश नहीं रहेगा, और सारा रियल टाइम डेटा सॉफ्टवेयर पर अपडेट किया जाएगा, जिसको सभी अधिकारी एक्सेस कर पाएंगे, और हो सकेगा तो जल्दी किसानों को भी एक्सेस दिया जाएगा, और एक पोर्टल ऐसा खोल देंगे, चालू कर देंगे कि जो चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है और जो धाराओं का प्रकाशन होता है चकबंदी के समय में, जिन धारा का जब प्रकाशन होता है वह सारी डिटेल वहां पर मिलती रहे, और सारी प्रक्रिया एक पारदर्शी तरीके से हो, किसी भी तरीके की कोई धोखाधड़ी की गुंजाइश ना रहे। तो अभी जिन गाँवों में जिस चरण में चकबंदी होनी है, उन गाँवों के, उन जिलों के और गाँवों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। तो चकबंदी में जो जिले शामिल किए गए हैं नई चकबंदी के लिए, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, और उनमें गांव जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। बरेली जिला, उत्तर प्रदेश में बरेली जिला, जिसमें कुल 3 चरण में होना है। पहले चरण में 10, दूसरे चरण में 7 और तीसरे चक्र में 3। तो कुल 20 गांव आपके बरेली के हैं जिनमें चकबंदी होनी है। 20 गांव बस्ती में हैं जिनमें 10, 1 और 9 ऐसे 3 चरण में वहां पर काम होगा चकबंदी का। बदायूं के 2 गांव हैं, 2 गांव बदायूं जिले के हैं जहां पर चकबंदी होना है। 2 गांव बलरामपुर से हैं। कानपुर देहात में कुल 20 गांव हैं जहां पर चकबंदी होनी है। मुरादाबाद जिले में कुल 14 पहले और दूसरे चरण में। बिजनौर में 8 गांव टोटल हैं, जिनमें 4 में पहले चक्र में होगी और 4 में दूसरे में। रायबरेली में 2 गांव हैं, पहले चक्र में 1 और दूसरे चक्र में। रामपुर में 2 गांव हैं, पहले में 1 और दूसरे चरण में 1। इसके बाद में पहले और दूसरे चरण में 2 गांव हैं संत कबीर नगर। फिर टोटल 6 गांव आपके देवरिया जिले में हैं। सोनभद्र में आपके 20 गांव हैं, 10 गांव पहले चक्र में, 9 गांव दूसरे चक्र में और 1 गांव आपके तीसरे चक्र में चकबंदी होगी। बनारस में कुल 4 गांव हैं, पहले में और दूसरे में 2-2 गांवों का। जौनपुर में 4 गांव हैं, जिनमें पहले चक्र में 2 गांव और दूसरे चक्र में 1 और तीसरे चक्र में 1। गोंडा में टोटल 6 गांव हैं, जिसमें पहले चक्र में 3 और दूसरे में 2 और तीसरे में 1 की चकबंदी होनी है। इसके बाद में आपका प्रयागराज है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 7-7 गांव की चकबंदी है। टोटल 14 गांव प्रयागराज में है। बुलंदशहर में
5-5 गांव हैं। पहले और तीसरे चक्र में यहाँ पर चकबंदी होगी। कुल 10 गांव हैं। मऊ में पहले और तीसरे चक्र में 10-10 गांवों की चकबंदी होनी है। मथुरा में आपके 12 गांव हैं, जो 6 पहले चरण में और 6 तीसरे चरण में। मैनपुरी में आपके 6 गांव हैं, जिनमें 3 पहले चरण में और 3 आखिरी चरण में। सिद्धार्थनगर में 8 गांव हैं, जिनमें 4 गांव पहले चरण में और 4 गांव लास्ट वाले तीसरे चरण में। प्रतापगढ़ में 7 गांव पहले चक्र में और 7 गांव आखिरी चक्र में। टोटल 14 गांव प्रतापगढ़ जिले के हैं। इसके बाद में 2 गांव आपके शाहजहांपुर के हैं, जो पहले चक्र में 1 और आखिरी चक्र में 1। अम्बेडकर नगर जिले के 8 गांव हैं, जो पहले चक्र में और आखिरी चक्र में 4-4 गांव का यहाँ पर चकबंदी प्रक्रिया का आदेश है। अमरोहा जिले में 2 गांव हैं, पहले और तीसरे चक्र में। अलीगढ़ में 2 गांव हैं, पहले और तीसरे चक्र में। गोरखपुर में 14 गांव हैं, पहले और 7वें चक्र में। गाजीपुर में 5-5 गांव हैं, पहले और आखिरी चक्र। कुल इतने जिलों में, इतने गांव में चकबंदी होना है। और यह चकबंदी एकदम नए तरीके से एडवांस लेवल की चकबंदी अब की बार होगी। तो यह चकबंदी पर एक छोटा सा अपडेट था। और गांव के नाम अभी मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि कौन कौन से गांव में चकबंदी होना है, लेकिन इन जिलों में इतने गांव में चकबंदी की प्रस्तावना है और यहां पर चकबंदी की प्रक्रिया जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। अगर इस पर कोई आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वह मैं आपको बता दूंगा, या आप अपने जिला चकबंदी अधिकारी से इस संबंध में भी जानकारी ले सकते हैं कि हमारे यहाँ किन किन गाँवों में चकबंदी होना है और कब चकबंदी होगी। या आप अपने चकबंदी कार्यालय से भी इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।